हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में गति एवं दूरियों का मापन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में बदलता मौसम भाग 1 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम तारा के साथ रहेंगे तैयार कोरोना से बचाव के बारे में जानने के लिए। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव चैप्टर को। उसके बाद जानेंगे कि इंस्पायर अवार्ड क्या है और इसमें कैसे भाग लिया जाता है। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि दक्षिण अफ्रीका में प्रिटोरिया नामक जगह पर जाते वक्त गोरे लोगों ने यानी कि अंग्रेजों ने ट्रेन में अव्वल दर्जे में बापू को सफर नहीं करने दिया। उनको तो घोड़ा गाड़ी के अंदर भी नहीं बैठने दिया। बापू ने होटल में भी पीछे जाकर के खाना खाया था। बापू यह सब काले गोरे का भेद एक अन्याय की तरह मानते थे। प्रिटोरिया में मोहनदास का परिचय जाने माने हिंदुस्तानी व्यापारियों से होने लगा था। उन्होंने सभी भारतीय लोगों से मिलने की इच्छा जाहिर की। एक व्यापारी के घर हिंदुस्तानियों की सभा बुलाई गई। कई लोग आए। मोहनदास ने पहली बार ठीक से भाषण दिया, जिसके बाद बहुत से लोगों से बातचीत हुई। इस सभा में यह तय हुआ कि कुछ अनपढ़ लोग मोहनदास से अंग्रेजी सीखेंगे। ये कक्षाएं 8 महीने चली। मोहनदास का जीवन सामाजिक बनने लगा। दादा अब्दुल्ला के जिस मुकदमे में मदद देने वे आए थे वो भी चल रहा था। अनुभवी वकीलों के साथ काम करने से मोहनदास को वकालत समझ आने लगी। दोनों पक्षों में रिश्तेदारी थी। मोहनदास ने उन्हें समझाया कि अदालत में मामला चलता रहा तो जीतने वाले को भी बहुत लाभ नहीं होगा। उन्होंने सुझाया कि दोनों पक्ष अपने भरोसे के लोगों को पंच बना ले और फिर उनका किया समझौता मान ले। पंचों ने फैसला दादा अब्दुल्ला के पक्ष में किया, लेकिन मोहनदास ने उन्हें मनाया कि वे अपने रिश्तेदार को खूब सारा समय दें नुकसान की भरपाई के लिए, ताकि उसके व्यापार का दिवाला न निकल जाए। और फिर इस समझौते से दोनों पक्षों को सम्मान मिला। रिश्तेदारों में आपसी प्यार लौट आया। काम पूरा हो गया था। अब मोहनदास को स्वदेश लौटना था। दादा अब्दुल्ला अब उन्हें बहुत चाहने लगे थे। उन्होंने मोहनदास के सम्मान में एक सामूहिक भोज रखा। उस समय दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों के खिलाफ एक नया कानून आने वाला था। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला सेठ से कहा कि आप गांधी भाई को रोक लीजिए, वो जैसे कहेंगे हम वैसे इस कानून से लड़ेंगे। और फिर देखते ही देखते भोजन सभा एकदम से आंदोलन के कार्यालय में बदल गई। गांधी भाई 1 महीने ही नहीं 1 साल के लिए नेटाल राज्य में रुक गए।
उन्हें 20 व्यापारियों ने मिलकर पेशगी रकम दी और अपना वकील नियुक्त किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तर्ज पर मोहनदास ने नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन सन 1894 में किया। हिंदुस्तानियों को कई जुल्म सहने पड़ते थे। रात को बिना पहचान पत्र वो बाहर नहीं निकल सकते थे और चुनाव में भी ज्यादातर भारतीय वोट नहीं डाल सकते थे। पर सबसे बुरे हाल तो अनपढ़ मजदूरों के थे। उनके गोरे मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे, जब चाहे पीट देते थे और उन पर नए कर भी लगाए जाते थे। ये मजदूर सन 1860 के बाद तमिलनाडु, आंध्रा और बिहार जैसे राज्यों से गन्ने की खेती के लिए आए थे। इनसे अग्रीमेंट यानी इकरारनामा होता था, इसीलिए ये गिरमिटिया कहलाने लगे। गांधी भाई का नाम सुनकर बाला सुंदरम नाम का एक मजदूर मोहनदास से मदद मांगने के लिए आ गया। उसके गोरे मालिक ने उसे बुरी तरह पीट दिया था और उसके 2 दांत तोड़ दिए थे। उसका इलाज कराकर मोहनदास उसे एक मजिस्ट्रेट के पास ले गए। उसकी मुक्ति हुई। गांधी भाई गिरमिटिया मजदूरों के नेता हो गए। अब मोहनदास की कांग्रेस के साथ तरह तरह के हिंदुस्तानी आ गए थे। अमीर और गरीब, हर धर्म के लोग, मुस्लिम, पारसी, हिंदू, ईसाई और तरह तरह की जुबानें, गुजराती, तमिल, भोजपुरी, तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी भी। क्योंकि अब मोहनदास की दोस्ती कुछ गोरों के साथ भी होने लगी थी। उनका सौम्य और संकोची व्यवहार लोगों का मन जीत लेता था। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अन्याय के खिलाफ और कौन-कौन से काम किए। सोनिया और पवन जुड़वा भाई बहन हैं। वह कुछ दिन पहले अपने मामा जी के यहाँ गए थे। कई दिन तक खूब मजे करने के बाद आज वह घर वापस आ गए। उन्हें वापस छोड़ने उनके मामा जी का बेटा पुनीत साथ आया है। पुनीत दोनों से काफी बड़ा है और कॉलेज में पढ़ता है। मस्ती करके दोनों वापस आ तो गए, पर अचानक उन्हें याद आया कि कल कक्षा में मासिक परीक्षा है। अरे सोनिया, मैं कल की परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे कल की परीक्षा में आने वाले अध्याय समझाओ ना। पवन, मैंने भी इसके बारे में अच्छे से तैयारी नहीं की है। पुनीत भैया से पूछे। दोनों पुनीत के पास जाते हैं। पुनीत भैया, कल हमारी परीक्षा है और गति एवं दूरियों का मापन अध्याय से सवाल पूछे जाएंगे। आप हमें इसके बारे में बताइए ना। तुम समझाओ सोनिया, कहीं जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पवन, हम पहले दूरियों का मापन समझते हैं। अच्छा ये बताओ कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमें स्कूल पैदल जाने में 20 मिनट लगते हैं। हाँ, अगर हम दौड़ते हुए जाएं तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। साइकिल से तो और भी कम समय लगेगा। अब ये बताओ कि हम इस दूरी को और किस प्रकार माप सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा। अरे पवन, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पवन कुछ देर आंगन में इधर उधर चलता है। अच्छा, आंगन के इस कोने से उस कोने तक जाने में मुझे 20 कदम लगे और 1 सेकंड में मैंने लगभग 2 कदम चले। इस हिसाब से मुझे स्कूल पहुंचने में तकरीबन 23 या 2400 कदम लगते होंगे। शाबाश पवन, क्या तुम जानते हो कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही दूरियों को मापते थे। अलग अलग जगहों पर भी शुरू में लोगों ने शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से दूरियों को मापना शुरू किया। जैसे भारत में प्राचीन काल से अंगुल यानी अंगूठे से तितली उंगली तक की दूरी का प्रयोग किया जाता रहा है। मिस्र में लोग कुहनी से उंगलियों के छोर तक की लंबाई का उपयोग दूरी मापन के लिए करते थे। लेकिन पवन, इन सभी तरीकों में एक कमी है। सोचो क्या? शायद ये कि सभी लोगों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे पुनीत भैया, आपके कदम मुझसे बड़े हैं।
बहुत ठीक कहा। और पवन, जब कुछ सालों में तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर के अंग भी बड़े हो जाएंगे और तुम्हारे कदम भी। हाँ, इसलिए हमें दूरी के मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, जैसे मीटर, फुट, गज आदि। हमें इन मात्रकों की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। देखो, जैसे हमारे घर और खेतों की जमीन मापी हुई है, घर की दीवारें, पलंग, पूरा मकान, सड़कों की या किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई आदि बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के लिए हमें ऐसे मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है जो पूरे विश्व में समान हो। ये अच्छा भी है सोनिया। जब हम पहलवानी या बॉक्सिंग जैसे खेलों में भाग लेते हैं तो उसमें हमारे वजन के साथ साथ हमारा कद भी मापा जाता है और हम ज्यामिति में भी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में प्रश्न हल करते हैं, वो भी माप के अनुसार करते हैं। लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये मापन के मानक मात्रकों का आविष्कार किसने और कैसे किया होगा? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मीटर पद्धति फ्रांस में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली माना जाता है। अच्छा, तुम दोनों 2 समान लंबाई की छड़ियां लाओ। दोनों वैसे ही करते जाते हैं जैसा पुनीत कहता है। ऐसे ही एक विद्वान ने एक छड़ी लेकर उसको मीटर का नाम दिया और सबको उसके बराबर की छड़ियों से लंबाई मापन करने को कहा। अगर बहुत लंबी दूरी मापनी हो तो 1000 छड़ियों के बराबर की दूरी को किलोमीटर कहा गया। अंग्रेजी में किलो का मतलब है 1000। और छोटी दूरी मापनी हो तो? उसके लिए तुम अगर मीटर वाली छड़ी पर 10 बराबर हिस्सों का निशान लगाओ और फिर 10वें हिस्से में फिर से 10 बराबर निशान लगाओगे तो वो सेंटीमीटर को दर्शाएगा, जिसे हम छोटी दूरियों या चीजों के मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो, अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक साइकिल के टायर का परिमाप मापना हो तो तुम क्या करोगे? उसके लिए मैं लट्टू की डोरी पर छड़ी वाले निशान लगा लूंगा। शाबाश पवन, तुम कल जरूर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करोगे। बदलता मौसम भाग 1। सूरज तपता, धरती जलती, गरम हवा जोरों से चलती, आरे बादल काले बादल, गर्मी दूर भगारे बादल, लेकर अपने साथ दिवाली, सर्दी आई बड़ी निराली। नमस्ते दोस्तों, इस कविता से क्या समझे आप? तो कैसा है आज का मौसम? गर्मी है या ठंडी? क्या आज बारिश होगी? ऐसे कई सवाल हम रोज पूछते हैं। आजकल अखबार, रेडियो और टीवी से रोज मौसम की जानकारी मिल जाती है, पर क्या आपको पता है कि मौसम क्या होता है? आइए हम कहानी के माध्यम से मौसम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. समझना कि मौसम क्या होता है। ख. ये जानना कि मौसम के मूल तत्व क्या हैं। ग. समझना कि मौसम का पूर्वानुमान कैसे करते हैं। हर सुबह की तरह रीना और गीता स्कूल जा रही थीं। कितनी ठंड है ना आज। सुबह तो कितनी तेज धूप थी और अब मौसम अचानक से ठंडा हो गया है। हाँ, सच में माँ से कहना पड़ेगा कि कुछ हल्के स्वेटर निकाल दें। बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं। कुछ देर में अचानक से बारिश होने लगती है। अरे, बारिश होने लगी। ओहो, आज तो खेल का पीरियड नहीं होगा। बारिश ने सारा मूड ही खराब कर दिया। हाँ, आज का मौसम तो बार बार बदल रहा है। सुबह तेज धूप थी, फिर ठंड हो गई और अब ये बारिश। आखिर यह मौसम कभी कभी इतनी जल्दी क्यों बदलता है? अब
खेल की क्लास तो नहीं होगी। चल हम लाइब्रेरी में चलते हैं और आज का अखबार पढ़ते हैं। देख, यहाँ मौसम की जानकारी लिखी हुई है। यहाँ लिखा है कि आज कुछ ठंड और बारिश होने की आशंका है और कल धूप खिली रहेगी। अरे वाह, इनको कैसे पता चला? मेरे पिताजी के एक मित्र मौसम विभाग में काम करते थे। वह बता रहे थे कि मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। हमने पिछले साल पढ़ा था कि सूरज ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, तो सूरज का बदलते मौसम पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता होगा। चल एक सूची बनाते हैं कि मौसम पर किन-किन तत्वों का असर पड़ता है। का, सूरज, खा, हवा। क्या बारिश या वर्षा का भी असर होता है मौसम पर? हाँ, जैसे बारिश होने से मौसम बदल जाता है, तो बारिश का भी मौसम पर असर होता है। अखबार में अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी लिखा है। हमने ऊष्मा के अध्याय में तापमान के बारे में पढ़ा था। हाँ, गर्मी में तापमान अधिक होता है और सर्दियों में कम होता है। और हमने पढ़ा था कि तापमान को थर्मोमीटर की सहायता से मापते हैं। इसका मतलब है कि मौसम पर क सूरज, ख हवा, ग तापमान का असर होता है। हमें गर्मी और बारिश के मौसम में कितना पसीना आता है, तब हम कहते हैं कि आज हवा में बहुत नमी है। मुझे लगता है कि हवा में नमी का भी मौसम पर असर होता होगा। चल इस लिस्ट को हम भूगोल की अध्यापिका को दिखाते हैं। वह बता पाएंगी कि हमारी सूची ठीक है या नहीं। नमस्ते टीचर जी, आज हमारी खेल की क्लास बारिश की वजह से नहीं हो रही है, इसलिए रीना और मैं लाइब्रेरी में जाकर अखबार पढ़ने लगे। हमने अखबार में मौसम की जानकारी पढ़ी। रीना और मैंने मौसम के तत्वों की एक सूची बनाई है। क्या आप बता सकती हैं कि ये सही है या नहीं? वाह बच्चों, दिखाओ मुझे। बिल्कुल ठीक सूची बनाई है तुम दोनों ने। मौसम पर इन सब तत्वों का असर होता है। क सूरज, ख हवा, ग तापमान, घ हवा में नमी और वर्षा। अखबार में हर दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी लिखा था, पर मौसम विशेषज्ञ इन तापमानों को कब मापते होंगे? बच्चों, अधिकतम तापमान दिन को 12 बजे मापते हैं और न्यूनतम तापमान प्रातःकाल यानी भोर के समय मापते हैं। हर दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर होता है। तुम दोनों एक हफ्ते के अखबार इकट्ठा करो और पता लगाओ कि तापमान में क्या बदलाव दिखता है। टीचर जी, हमने देखा कि तापमान में इतना अंतर नहीं था, पर पिछले हफ्ते 3 दिन हवा में नमी ज्यादा थी और 2 दिन बारिश का अनुमान था, पर बारिश नहीं हुई। हाँ बच्चों, मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। जैसे आज का मौसम सुबह से लेकर दोपहर तक 3 बार बदल गया। हाँ टीचर जी, मौसम का भी मूड बदलता रहता है। धरती पर कितने सारे देश हैं। कोई देश समुद्र के समीप
है तो कोई बर्फीले पहाड़ों के और कुछ देश रेगिस्तान में है। तो क्या हर जगह का मौसम एक जैसा होता है? क्या इन देशों की जलवायु और मौसम पर इनकी भौगोलिक अवस्था का असर पड़ता है? तो दोस्तों, हमने जाना कि मौसम क्या होता है। हमने मौसम के तत्वों के बारे में भी जाना। अगर आप भी कभी कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाएं, तो अखबार में मौसम के पूर्वानुमान के बारे में जरूर पढ़ लें। गीता ने एक सवाल पूछा था कि क्या एक जगह की भौगोलिक अवस्था उस जगह के मौसम और जलवायु पर प्रभाव डालती है? चलिए, इस सवाल का उत्तर हम अगले वीडियो में ढूंढेंगे। जल्द मिलेंगे। अरे तारा, तुम अपने हाथ धोए भी नहीं खा रही? तुमने कितनी सारी गंदी चीजें छुई हैं, और गंदे हाथों से क्या होता है मैंने बताया था ना। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सॉरी अब्बा। हाँ दोस्तों, कोरोना और दूसरे वायरस और कीटाणु हमारे शरीर में गंदे हाथों से आ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने हाथ बार बार धोने चाहिए। और हाथ कैसे धोने चाहिए? साबुन और साफ पानी से। और जब जब तुम हाथ धोना, ये गाना गाना। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हर बार कम से कम 40 सेकंड तक हाथों को धोना है, हाथों को धोना है। पानी का नल खोले, हाथों को भिगाए, नल को बंद कर दे, फिर साबुन लगाए, हथेलियों को रगड़े, फिर पीछे भी रगड़े, उंगलियों के बीच में गांठों को हथेली से, अंगूठे को रगड़े, नाखूनों को रगड़े। अब नल खोले, नल और हाथ धो ले, नल को बंद कर दे और हाथों को सुखा ले। इससे हाथ भी साफ होगा और पानी भी बचेगा। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना है, क्योंकि कोरोना है। हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, हाथों को धोना है, क्योंकि कोरोना को भगाना है ना? बहुत अच्छा गाना था तारा, बहुत अच्छा। थैंक यू अब्बा। अब बताओ, कब कब हाथ धोना है तारा? मुझे याद है अब्बा। ओके। हाथों में खांसने या छींकने के बाद, घर या बाहर की कोई गंदी चीज या सतह छूने के बाद, किसी को छूने से पहले और छूने के बाद, चेहरा, नाक, आँख छूने से पहले और बाद में, खाना खाने से पहले, टॉयलेट जाने के बाद, खेल कर आने के बाद, किसी बीमार व्यक्ति को छूने के बाद, बाहर से आने के बाद, और बच्चे की पॉटी साफ करने के बाद। अरे वाह तारा, तुम्हें तो पूरा याद है। अच्छा, हाथ धोने के साथ साथ कोरोना से बचने के लिए और क्या करना है वो भी याद है ना? हाँ बा, सबसे 1 मीटर की दूरी बनाकर रखना है और घर पर ही रहना है। अब मेरे साफ खुशबूदार हाथों से आप सबको नमस्ते। नमस्ते। कोरोना से डरे नहीं, एहतियात बरतें। वैसे तो स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई हर समय जरूरी है, लेकिन अभी कोरोना महामारी फैलने के दौर में यह एकदम आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आइए जाने कोरोना वायरस या कोविड-19 से बचाव के लिए हाथ धोने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम पानी लेंगे, हाथ को भिगोएंगे, फिर हम साबुन लेके झाग बनाएंगे। झाग बनाने के बाद अच्छे से हाथ धोने के लिए हमारे 8 चरण हैं, जिसमें सबसे पहला चरण दोनों हथेलियों को गोला करते हुए हम रगड़ेंगे। दूसरा चरण, इसमें हम बाएं हाथ की हथेली दाएं हाथ की हथेली के ऊपर रख के उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे हाथ में दोहराएंगे। तीसरा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाते हुए रगड़ेंगे। चौथा चरण, जिसमें हम बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ से पकड़ेंगे और गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में इसे दोहराएंगे। पांचवा चरण, इसमें हम दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार फंसाएंगे और इसे ऊपर नीचे रगड़ेंगे। छठा चरण, जिसमें हम हथेली में हम दाएं हाथ की उंगलियों को गोल करते हुए रगड़ेंगे। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी इसे करेंगे। सातवां चरण, जिसमें हम कलाई को रगड़ेंगे नीचे की तरफ। इसी प्रकार हम दूसरे हाथ में भी दोहराएंगे। आठवां चरण, हम पानी से साबुन को धोएंगे। यह प्रक्रिया हम 20 सेकंड तक अच्छी तरह से करेंगे। फिर हम किसी साफ टॉवल और टिश्यू से हाथों को पोंछ लेंगे। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई है, जिसकी उम्र 14 साल है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? भैया और मैंने अपना खाना अभी खत्म किया है। अब हम जा रहे हैं टीवी देखने। सानिया, तुम जाओ और टीवी का स्विच ऑन करो। मैं अपने हाथ धोकर आता हूँ। ठीक भैया। आउच! क्या हुआ सानिया? मुझे बिजली का झटका लगा। क्या तुम्हारे हाथ गीले तो नहीं थे? हाँ मम्मी। क्यों? अरे, तुम्हें बिजली के स्विच से करंट लगा है। बिजली के स्विच से करंट? क्या ये स्विच विद्युत रोधी नहीं होते? हाँ है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे हाथ गीले होते हैं और गीले होने की वजह से हमारा शरीर विद्युत के संचालक के रूप में काम कर सकता है, जैसा अभी हुआ। तुम्हारे हाथ गीले थे, इसी वजह से विद्युत के झटके लगे। हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा शरीर विद्युत का संचालन कर सकता है, पर कैसे? विद्युत धारा
तांबा और एल्युमिनियम जैसी धातुओं से प्रवाहित होती है। सिर्फ धातुएं ही नहीं सानिया, कुछ तरल पदार्थ भी विद्युत का संचालन कर सकते हैं और पानी उनमें से एक है। तुम्हारे हाथों पर जो पानी की बूंदें थीं, उसने टीवी के स्विच से विद्युत का संचालन किया और तुम्हारे शरीर में करंट पारित किया, जिससे तुम्हें झटका महसूस हुआ। ओह, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि द्रव्य भी विद्युत संचालन कर सकते हैं? क्या आप 5 ऐसी चीजों की सूची बना सकते हो जो कि अच्छे विद्युत संचालक हों? भैया, मैं सोच रही हूँ, जैसा कि मम्मी ने कहा कि कुछ तरल पदार्थ विद्युत धारा का संचालन करते हैं, क्या हम जान सकते हैं कि कौन सा द्रव्य विद्युत का संचालन करता है और कौन सा नहीं? ओह हाँ, हम जरूर करेंगे। चलो एक गतिविधि करते हैं। वाह, मेरा पसंदीदा काम। दोस्तों, क्या आप इसमें शामिल होना चाहते हैं? आप इस गतिविधि को घर पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस गतिविधि के लिए आपको निम्न चीजों की जरूरत होगी। एक बीकर या कांच का गिलास, बिजली के तार 3 टुकड़ों में, एक डबल ए आकार सेल, संपरीक्षित यानी विद्युत परीक्षक, निम्न द्रव्य, पानी, नींबू का रस, सिरका, आसुत जल, साबुन का घोल, शहद। भैया, मैंने यहाँ सारे सामान इकट्ठा कर लिए हैं। दोस्तों, याद है हमने कक्षा 7 में सीखा था कि घर पर चुंबकीय सुई का इस्तेमाल करके कैसे संपरीक्षित बना सकते हैं। अगर घर पर आपके पास संपरीक्षित नहीं है तो आप चुंबकीय सुई से उसे बना सकते हैं। माचिस की खाली डिब्बियों से ट्रे निकालिए और उसके अंदर चुंबकीय सुई रखिए। अब इस ट्रे के चारों ओर विद्युत तार के कुछ फेरे लपेटिए और आपका संपरीक्षित तैयार है। ठीक, सबसे पहले हम एक परिपथ बनाते हैं। क्या तुम इसमें मेरी मदद करोगी? हाँ भैया। ठीक है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। पहले इस तार अ के एक सिरे को संपरीक्षित से जोड़ो। कर दिया। अब तार अ के दूसरे सिरे को डबल ए सेल के धनात्मक छोर से जोड़ो। हो गया। अब तार क के एक सिरे को संपरीक्षित से जोड़ो और दूसरे सिरे को ऐसे ही रहने दो। हाँ, हो गया। अंत में तार ख के एक सिरे को डबल ए सेल के ऋणात्मक छोर से जोड़ दो और दूसरे सिरे को ऐसे ही रहने दो। हमारा परिपथ लगभग तैयार है। अब आगे क्या करना है भैया? अब मुझे बीकर में पानी भरने दो और तुम तार अ और तार ख के खुले सिरे को पानी में डाल दो। विद्युत संपरीक्षित के दूसरे किनारे के सिरे में एक बल्ब लगाते हैं। ओह वाह भैया, विद्युत संपरीक्षित के दूसरे किनारे के सिरे में बल्ब लगाते ही बल्ब जल गया। हाँ सानिया, इससे यह पता चलता है कि अब हमारा परिपथ पूरा हो गया है और इसका यह मतलब है कि पानी विद्युत धारा का संचालन करता है। हाँ, यह कमाल का है। दोस्तों, आप इस गतिविधि को और भी द्रव्यों के साथ कर सकते हैं, जैसा कि कुछ द्रव्यों के बारे में भैया ने हमें पहले बताया था। लेकिन हाँ, ध्यान रहे ये सारी गतिविधियां शिक्षक के सामने हों। यदि आप चुंबकीय सुई संपरीक्षित का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आप देखेंगे कि जब धारा परिपथ में प्रवाहित की जाती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। आप इस तालिका में अन्य द्रव्यों की पर्यवेक्षण को लिख सकते हैं। भैया, अभी तक मुझे 2 बातें तो समझ आ गई हैं। एक, विद्युत धारा के ताप प्रभाव का उपयोग हीटर में किया जाता है
और 2 विद्युत चुंबक और विद्युत चुंबकीय प्रभाव का उपयोग विद्युत धाराओं में किया जाता है। लेकिन क्या विद्युत धाराओं के कोई अन्य प्रभाव हैं जो देखे जाते हैं? हाँ सानिया, कभी कभी विद्युत धारा के माध्यम पर भी प्रभाव पड़ता है, जिससे रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसे? चलो मैं करके दिखाता हूँ। क्या तुम कुछ सामान इकट्ठा करने में मेरी मदद कर सकती हो? हाँ जरूर भैया। आलू, बिजली के तार 3 टुकड़ों में, AA सेल और विद्युत संपरीक्षित जो हमने अपनी पिछली गतिविधि में इस्तेमाल किया था। सब कुछ यहाँ पर है भैया। अच्छा, अब सबसे पहले पिछली गतिविधि जैसा ही परिपथ बनाना है। तार को बैटरी और संपरीक्षित से जोड़ दो। जोड़ दिया। तार के 2 खाली छोर आलू में एक दूसरे से 1 इंच दूरी पर डालें। हाँ, दोबारा से संपरीक्षित का बल्ब जल गया। हाँ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि परिपथ पूरा है। पर रुको, 20 मिनट बाद आलू को देखते हैं। 20 मिनट बाद देखो भैया, एक तार के पास नीला हरा सा धब्बा बन गया है। हाँ, आलू पर ऐसा धब्बा विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण पड़ा है। ओह अच्छा, यह मजेदार है। हाँ, उससे भी ज्यादा मजेदार बात यह है कि विद्युत धारा का इस्तेमाल विद्युत लेपन में होता है। विद्युत लेपन, यह क्या है? क्यों ना तुम इस पर खोज करो। अच्छा दोस्तों, क्या आप मेरी मदद करोगे? आप अपनी किताब में यह जानकारी पा सकते हैं। जब आप जानकारी पा लें तो अपने घर पर विद्युत लेपन की हुई 10 चीजों की एक तालिका बनाइए। आज हमने सीखा कुछ तरल पदार्थ भी विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विद्युत धारा में ताप और चुंबकीय प्रभाव होते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है। तो बच्चों, ये तो हुई विषय की पढ़ाई। अब वक्त है इंस्पायर अवार्ड योजना से संबंधित एक वीडियो देखने का। वीडियो देखने के पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं। इंस्पायर अवार्ड के लिए 1 जून 2020 से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आप इस वीडियो को देखें, अपने आसपास की समस्या या कोरोना के कारण हमारे जीवन में आए समस्याओं के तकनीकी समाधान से संबंधित एक आइडिया सोचें और उसे इंस्पायर की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए विद्यालय खुलने पर शिक्षकों या प्रधानाध्यापकों से बात करें। चयनित आइडिया को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा मॉडल बनाने के लिए 10,000 की राशि भी दी जाती है। तो आइए देखते हैं आज इंस्पायर अवार्ड से संबंधित ये वीडियो। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन। बदलता भारत, एक नया भारत। बदलते भारत की इस तस्वीर में बच्चे भी अपने इनोवेशन से रंग भर रहे हैं। बच्चों के नए नए आइडिया बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान सुझा रहे हैं। जैसे अंडमान और निकोबार के सयन अख्तर शेख ने गैस सिलेंडर के कैप को आसानी से खोलने का औजार बनाया है। और मध्य प्रदेश की रहने वाली सुलोचना काकोडिया ने एक अनोखी ऑटोमेटिक टॉयलेट क्लीनिंग मशीन बनाई है। भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF ऐसे ही लाखों नन्हे इनोवेटर्स को देश भर से ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।
और इस अभिनव प्रयास का माध्यम है इंस्पायर अवार्ड्स मानक। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूली बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहले स्कूलों में प्राध्यापक द्वारा आइडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। इसके जरिए बच्चों के बेस्ट 2 से 3 आइडिया का चयन किया जाता है, जिसका नामांकन इंस्पायर अवार्ड्स मानक के वेब पोर्टल पर स्कूल द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता में देश भर से लाखों विचारों को एकत्र किया जाता है। फिर 1 लाख सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन कर उन्हें प्रोटोटाइप बनाने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। और बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलता है। इसके बाद 10,000 आइडिया को राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में भाग लेने का मौका मिलता है, जहां से श्रेष्ठ 1000 आइडिया को राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित किया जाता है। इन आइडिया के प्रोटोटाइप को बेहतर बनाने के लिए NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से मेंटरिंग वर्कशॉप के जरिए विद्यार्थियों को मदद और तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में श्रेष्ठतम 60 को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया जाता है। NIF चयनित सभी 60 प्रोटोटाइप की उपयोगिता, व्यावसायिकता की संभावनाओं की जांच कर उसे DST और अपनी अन्य योजनाओं से जोड़ने का प्रयास करता है। तथा वार्षिक फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप में उनकी प्रतिभागिता कराता है। अधिक जानकारी के लिए www.inspireawards-dst.gov.in पर जाएं। आइए लाखों विद्यार्थियों को भविष्य के इनोवेटर्स बनने में हम भी मदद करें और उन्हें कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित करें और इन बच्चों के आइडिया के जरिए एक नया भारत बनाएं। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो, मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज। तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य जंगलों की ओर अपना रुख कर रहा है। शहरों की भी बढ़ती आबादी से सांपों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लोग आमतौर पर घरों में, खेतों में और आबादी वाले दूसरे स्थानों पर सांपों को देखकर डर जाते हैं और उसे मार देते हैं। मारने के बजाय इन्हें सुरक्षित ढंग से पकड़कर जंगलों में छोड़ने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ग्रामीणों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा स्नेक रेस्क्यू टीम का भी गठन किया गया है। स्नेक रेस्क्यू एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और इसे घर पे कोशिश ना करें।
बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग सांप को पकड़ते हैं और उसके वीडियोस को शेयर करते हैं और लोग उसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात कि सांप भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इनको हैंडल करना कानून के खिलाफ है जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। दूसरा, सांप को हैंडल करने के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसे हम स्नेक हुक बोलते हैं और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं स्नेक टोंग। अगर आप देखेंगे तो इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ ये पूरा बंद हो जाता है, तो इससे सांपों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसे इस्तेमाल करने नहीं आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद ही रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि सांप पकड़ना एक प्रोफेशनल का काम है और इसके लिए वन अधिनियम के तहत भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वन पदाधिकारी भी ट्रेंड होते हैं। कहीं पे भी अगर आप सांप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप पैनिक ना करें, जाने कि ये जहरीला है या जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि कोई भी सांप हमारे परिवेश में रहते हैं उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। सो सांपों को मारना तो सबसे पहले गलत काम है। अगर आपको लगता है कि सांप आपके घर में है तो आप उस सांप के बारे में नज़दीकी वन अधिकारी को आप इत्तला करें। चाहे तो आप पटना ज़ू को फ़ोन कर सकते हैं या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेंड प्रोफेशनल आपके घर में जाएंगे और सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सांप कहाँ जा रहा है, और अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है तो कोशिश करें कि उस सांप को किसी बर्तन से या किसी चीज़ से ढक दें कि सांप कहीं भागे नहीं, जिसके चलते कि अगर कोई बंदा अगर आता है, कोई रेस्क्यूअर अगर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अभी हमारे पास एक कॉल आया है कि एक घर के अंदर में सांप घुस गया है और वो बोल रहे हैं कि वो सांप जो है वो गेहुअन सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है। तो हम जाते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कि वो सांप कौन सा है और किस तरीके से हम उसका सेफ रेस्क्यू कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले सांप पकड़ने से पहले जो हम काम करते हैं वो होता है हमारा अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट सही है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सांप को पकड़ करके हम कहाँ पे जहाँ डालेंगे उसे हम बोलते हैं बैग, और ये टेक्निक को बोलते हैं पाइप और बैग टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पाइप जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है और मैं यहाँ पे गत्ते का पाइप इस्तेमाल करता हूँ, इसको हम इस बैग की तरह इसके ऊपर में फिट करते हैं इस तरीके से कि एक नली जैसा बन जाए, और इसे हम दीवार से सटा करके लगाते हैं और ये मूव ना करे, इसके लिए हम एक ईंटे का भी सपोर्ट उसको देते हैं। अब सांप जब भी आएगा तो इस बैग के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर चल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सांप पकड़ लिया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो अभी तो ये पकड़ा गया है, पर रेस्क्यू तभी कंप्लीट होता है जब हम इसको सेफली बैग कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे बैग करने के लिए, इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। और अब सांप को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैग के अंदर घुस जाए। अब जब सांप हमारा कंफर्म कर लिए कि बैग के अंदर चल गया है तो हम अपने हुक का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि सांप पूरी तरह अंदर गया है या नहीं गया है। जब हमें महसूस होता है कि ये सांप पूरी तरह अंदर चल गया है और चेक करते हैं और उसके बाद पहला गांठ बांधते हैं, जिसे हम सिक्योर नॉट बोलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाले नॉट को हम बांधते हैं, जिसे भी हम सिक्योर नॉट बोलते हैं, पर ये सेकंड सिक्योर नॉट होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि सांप अगर गलती से पहला नॉट अगर क्रॉस कर जाए तो दूसरे नॉट से बाहर ना चल जाए। और ये आपके सेफ्टी के लिए भी रहता है, क्योंकि सांप को अगर आप नीचे से बैग के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप काट सकता है, पर अगर इस नॉट के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप आपको नहीं काटेगा। अब अगर जैसे मैं बता रहा था कि सांप को अगर आपको ले जाना है तो आप सांप के बैग को इस तरीके से आप हुक की मदद से उठा करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जिससे आप भी बचे रहेंगे और सांप भी बचा रहेगा और आप आराम से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सांप को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे
पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहाँ कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। आप अपने विचार हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9431043527 या ईमेल आईडी bepcddprogram@gmail.com पर भेज सकते हैं। और हाँ, आप मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम को कभी भी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के YouTube चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए सर्च करें BEPC मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय और कार्यक्रम को देखें, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें और क्वेश्चंस हल करें। इसके अलावा इसके सारे एपिसोड बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में भी उपलब्ध है। विजिट करें www.bepcssa.in। और आपको तो पता ही है कि आप खुद से लिखी कविताएं, कहानियां, पेंटिंग्स या इनके 2 से 3 मिनट के वीडियो भी हमें स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, प्रखंड और जिले के नाम के साथ भेज सकते हैं। हम चुने गए एंट्रीज को आने वाले एपिसोड में प्रसारित भी करेंगे। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।